नमस्कार, मैं ऋतु तोमर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ग्रैंड मास्टर। साल 2020 एक ऐसा साल जिसे शायद ही कोई याद करना चाहे। वजह एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया के लाखों लोगों को अपना शिकार बना लिया। पूरी दुनिया के लिए ये दौर बेहद संकट वाला रहा, लेकिन भारत में इसी कोरोना के दौर में बड़ा बदलाव आया, क्योंकि भारत ने आपदा में अवसर तलाशा और सर्वश्रेष्ठ भारत के लक्ष्य की तरफ चल पड़ा। लेकिन भारत के इस दौड़ का सारथी कौन था? तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कोरोना काल में भारत के विकास की राह ही बदल दी। लेकिन पीएम मोदी सिर्फ कोरोना में ही देश के सारथी नहीं बने, बल्कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए और देश का सिर सम्मान से ऊंचा उठा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। पीएम मोदी के देश हित के फैसलों ने देश में नहीं बल्कि विदेश में भी उन्हें शुमार कर दिया। उनकी सूझबूझ और कार्यशैली का हर कोई कायल है। पीएम मोदी जीत का वो मंत्र है जो जिस भी चुनौती में कूदे तो जीत उनकी ही होगी, जिसकी वजह है इनका मास्टरमाइंड। ये वो ग्रैंड मास्टर है जो किसी भी खेल का पासा पलटने में माहिर है। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको इस ग्रैंड मास्टर की धाक। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा। ये धमक है देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिसने देश को दुनिया के मानचित्र में ऐसे चमका दिया मानो ये लाइनें कि सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पूरी तरह से सार्थक हो गया हो। Introduce you to my family. Over 1 billion Indians and people of Indian heritage around the globe. Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. प्रधानमंत्री के मुरीद सिर्फ भारतीय ही नहीं है, बल्कि वो जहां भी जाते हैं दुनिया के किसी भी कोने में हर जगह लोग उनके फैन हो जाते हैं। हालांकि इस बात के उदाहरण तो कई हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 22 सितंबर 2019 को एनआरजी स्टेडियम में पीएम मोदी के लिए ह्यूस्टन, टेक्सास में TIF द्वारा आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम हाउडी मोदी इवेंट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। किसी विदेश मंत्री के जरिए आयोजित ये सबसे बड़ा कार्यक्रम था। गुड मॉर्निंग अमेरिका। उस कार्यक्रम में जैसे ही मोदी पहुंचे तो लोगों की वो दीवानगी देखते ही बन गई थी। मोदी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अक्सर लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि मोदी ओजस्वी वक्ता हैं। आप उन्हें पसंद करें या नहीं करें, लेकिन वो जब बोलते हैं तब उन्हें नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता दुनिया में कितनी है। इन तस्वीरों में कितनी गर्मजोशी के साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के हाथ पकड़े सभी के अभिवादन को स्वीकार करते चल रहे हैं। और एक वक्त वो था जब अमेरिका ने और ब्रिटेन ने नरेंद्र मोदी को बैन कर रखा था। और एक वक्त ये कि उसी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की दोस्ती भी से छिपी नहीं रही। यहां तक कि देश में ट्रंप के लिए हाउडी मोदी की तर्ज पर अहमदाबाद में भी नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया गया। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते।
जब इस साल की शुरुआत हुई थी फरवरी के आखिरी हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप का 3 दिवसीय भारत दौरा तय हुआ और ये पहली बार हो रहा था जब अमेरिकी राष्ट्रपति किसी आधिकारिक दौरे पर अपने परिवार के साथ आए हों। अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम आयोजन किया गया और जिसमें 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। भारत और अमेरिका की दोस्ती के लिहाज से यह कार्यक्रम काफी अहम साबित हुआ, जहां दो बड़े देशों के नेता एक मंच पर एक सुर में बात कर रहे थे। Namaste. Namaste. And hello to India. This is such a great honor. Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ भारत को सच्चा दोस्त बताया तो वहीं पाकिस्तान को इस्लामिक आतंकवाद को लेकर नसीहत भी दे डाली। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद की बात की तो स्टेडियम में सबसे ज्यादा शोर उठा। भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और ये असर था पीएम मोदी की विदेश नीति का, उनके व्यक्तित्व का। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तो इसका जवाब पीएम मोदी का सियासी सफर, राजनीतिक समझ और उनकी कार्यशैली है। 2014 वो वर्ष जब गुजरात के मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री बने और मोदी के पीएम बनने के बाद से भारत की दुनिया के मानचित्र पर तस्वीर ही बदल गई। हालांकि विपक्ष ने कई सवाल उठाए, इल्जाम लगाए, यहां तक कि यह भी कहा कि पीएम मोदी देश का पैसा सिर्फ विदेशी यात्राओं में खर्च करते हैं। लेकिन आज इन्हीं विदेशी यात्राओं की बदौलत ही बड़े मुद्दों पर कई देश भारत के साथ खड़े होने से पीछे नहीं हटते। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति में व्यापक बदलाव हुआ। इस देश में जितने बड़े पैमाने पर एकेडमिक लिटरेचर तैयार हुआ वो पिछले किसी भी पीएम के कार्यकाल में नहीं हुआ। यहां तक कि सरकार के आलोचकों ने भी भारत की विदेश नीति में हुए बदलाव को स्वीकार किया। इसमें कोई शक नहीं कि इस सरकार ने बहुत कम समय में विदेश नीति पर स्पष्ट छाप छोड़ी है। पीएम मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आज का भारत रूस और चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहा है तो वहीं ट्रंप सरकार के मामले में रणनीतिक स्वायत्ता को स्पष्ट किया। अमेरिका, जापान, रूस, चीन देश कोई भी हो, लेकिन भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर कायम रहते हुए मजबूती से सबके सामने खड़ा रहता है और इस मजबूती की वजह है वो नेता जो जानता है कि आखिर कैसे देश को आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी के फैसलों की ही वजह से उनकी तुलना इंदिरा गांधी से होती है, क्योंकि देश की उन्नति के लिए सख्त फैसले लेने की क्षमता इंदिरा गांधी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री में देखी गई तो वो नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक फैसले देश हित के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। उनके फैसलों से साफ जाहिर होता है कि वो संघर्ष की आग में तपा हुआ वो सोना है जो अच्छे से जानता है कि चुनौतियों के अंधेरे में आखिर चमकना कैसे है। पीएम मोदी ने अपने जीवन में अनेक किरदार निभाए। चाय वाले से लेकर पीएम बनने तक के सफर में उनके हर एक किरदार से उन्होंने जो भी गुण सीखा वो अब उनके व्यक्तित्व और सूझबूझ में साफ झलकता है, जो उन्हें आज की सियासत का ग्रैंड मास्टर बनाता है। मेरी सरकार का एक ही भावना है, भारत संविधान मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति मेरी सरकार की एक ही पूजा है, सवा करोड़ देश का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही दायित्व है, सबका साथ सबका। 17 सितंबर 1950 में वडनगर गुजरात में बेहद साधारण परिवार में जन्मे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक चाय बेचने वाला कभी देश चलाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे और शायद इसीलिए वो नेता भी सबसे अलग है। बचपन में कई काम भी अलग तरह के करते थे। एक बार वो घर के पास से शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए। उनकी मां ने कहा बेटा इसे वापस छोड़ा। नरेंद्र इस पर राजी नहीं हुए। फिर मां ने समझाया कि अगर कोई तुम्हें मुझसे चुरा ले तो तुम पर और मेरे परिवार पर क्या बीतेगा, जरा सोचो। बात नरेंद्र को समझ में आ गई और उस वक्त घड़ियाल के बच्चे को तालाब में वो छोड़कर आ गए। मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायण स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ाई में नरेंद्र एक औसत छात्र थे। रंगमंच बचपन से ही उन्हें खूब लुभाता था।
नरेंद्र मोदी स्कूल के दिनों में पढ़ाई के अलावा बाकी गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और नाटकों में अपने रोल पर काफी मेहनत भी करते थे। एक तरफ जहां वो नाटकों में हिस्सा लेते तो वहीं उन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन की हुई थी। बोलने की कला में उनका कोई सानी नहीं था। हर वाद विवाद प्रतियोगिता में मोदी हमेशा अव्वल आते थे और आज पीएम मोदी में ये सारे गुण बखूबी नजर आते हैं। पीएम मोदी का भाषणों में तो कोई सानी नहीं। नरेंद्र मोदी तकनीक का इस्तेमाल भी खूब करते थे। अगर आज फेसबुक और ट्विटर पर देखें तो सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर्स मिल जाएंगे। इंटरनेट पर पॉपुलर नेताओं की सूची में भी वो अव्वल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से ही साधु बनना चाहते थे और साधु संतों को देखना उन्हें बचपन से ही अच्छा लगता था। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूल से अपने घर गए और घर से वो पश्चिम बंगाल के राधा कृष्ण आश्रम पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने अपने साधु संतों के साथ यात्राएं शुरू की थी और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमालयों की पहाड़ियों में साधु संतों के साथ घूमते हुए भी नजर आए थे। पीएम मोदी ने राजनीतिक शास्त्र में एमए किया। बचपन से ही उनका संघ की तरफ खासा झुकाव था और गुजरात में आरएसएस का मजबूत आधार भी था। नरेंद्र मोदी बहुत मेहनती कार्यकर्ता रहे हैं। आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में वो अपने मैनेजमेंट का कमाल भी दिखाते थे। 1967 से 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। इसके बाद 1974 से वो नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा भी उन्हीं के पास होता था। इतना ही नहीं, गुजरात के हेडगेवार भवन में आने वाली हर चिट्ठी को खोलने का काम भी नरेंद्र मोदी का ही होता था। नरेंद्र मोदी के मैनेजमेंट और उनके काम करने के तरीके को देखते हुए आरएसएस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय कार्यालय नागपुर में 1 महीने की विशेष ट्रेनिंग के लिए भी कैंप करने का मौका दिया गया। 1980 के दशक में मोदी गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए तो माना गया कि पार्टी को संघ के प्रभाव का सीधा फायदा होगा। वो साल 1988 से 1989 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को 1990 के सोमनाथ या अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य इकाई प्रभारी बनाए गए। मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव संगठन बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। उस समय गुजरात में भूकंप आया था और भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मोदी का सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसा हुआ, जिसमें कई हिंदू कारसेवक मारे गए। इसके ठीक बाद फरवरी 2002 में ही गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। मोदी पर आरोप लगे कि वो दंगों को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का दौरा किया तो उन्होंने उन्हें राजधर्म निभाने की सलाह दी, जिसे वाजपेयी की नाराजगी के संकेत के रूप में देखा गया। भारतीय जनता पार्टी में जब नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटाने की बात उठी तो उस समय के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित उनके खेमे के लोगों का उन्हें समर्थन मिला, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी अपने पद पर बने रहे। और देश में कई बार गुजरात दंगों की बात भी उठी, जिसकी वजह से अमेरिका ने उन्हें वीज़ा नहीं दिया और ब्रिटेन ने भी 10 साल तक नरेंद्र मोदी से अपने संबंध तोड़े रखे। मोदी पर आरोप लगते रहे, लेकिन राज्य की राजनीति पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। मोदी के खिलाफ दंगों से संबंधित कोई आरोप किसी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुए। हालांकि खुद मोदी ने भी कभी दंगों को लेकर ना तो कोई अफसोस जताया और ना ही किसी तरह की माफी मांगी। महत्वपूर्ण है कि दंगों के चंद महीनों के बाद ही जब दिसंबर 2002 के विधानसभा चुनावों में मोदी ने जीत दर्ज की तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं इलाकों में हुआ था जहाँ पर दंगे सबसे ज्यादा हुए। जन समर्थन का एहसास किया है, सच्चाई को जनता की चोट पर दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किया है। आज गुजरात विकास के कारण जाना जाता है। विकास की नई नई ऊंचाइयों में गुजरात आज पूरे देश के अंदर उसका लोहा मान लिया गया है।
मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही खुद को राजनीतिक संगठन मजबूत करने, राज्य के विकास के कामों में भी लगा दिया। उद्योग की बात हो या कृषि की, मोदी ने लोगों के सामने एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश की। नतीजा ये रहा कि कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने उनके काम की तारीफ की। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाया और फिर जीत कर लौटे। इसके बाद 2012 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा गुजरात विधानसभा चुनावों में विजयी रही और 2014 में देश की कमान जनता ने उन्हें सौंप दी और अब केंद्र में अपने नेतृत्व में सरकार चला रही है। पीएम मोदी के जीवन को देखें तो बिल्कुल सुनियोजित नहीं लगता, लेकिन उनके जीवन के हर किस्से को जानकर ऐसा लगता है कि मानो भविष्य की तैयारी हो। अपने जीवन में जितने किरदार उन्होंने निभाए, उस हर किरदार की विशेषताएं मानो उनके आज में समाहित हो गई। चाय वाले किरदार ने अगर शब्द सिखाया तो सन्यासी जीवन ने ग्रस्त से दूर रखा। संघ ने जीवन में अनुशासन सिखाया तो वहीं राजनीति ने सियासी नीति सिखाई। और अब अपने पूरे जीवन के संघर्ष से उन्होंने हार न मानना सीखा, मानो अपने पूरे जीवन के ग्रैंड मास्टर वो खुद ही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह हमें जता दिया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार अगर रणनीति के साथ अपने फैसले ले तो कैसे राजनीति की दशा दिशा बदल सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर गौर करें तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। कोरोना काल में तो आर्थिक मंदी और चीन से लेकर कश्मीर तक की समस्याएं सामने आई, लेकिन इनके समाधान में मोदी की नीति ने मास्टर स्ट्रोक का काम किया। देश की सत्ता पर पहली बार नरेंद्र मोदी 16 मई 2014 को काबिज हुए थे और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री की ताजपोशी हुई। केंद्र में 7 साल होने जा रही हैं। पीएम मोदी का कोई भी सियासी कदम बिना किसी रणनीति के नहीं होता। उनका मास्टरमाइंड ये अच्छी तरह जानता है कि उन्हें कौन सा मास्टर स्ट्रोक कब खेलना है। किसी भी फैसले को लेते वक्त उनकी दूरदर्शिता का अंदाजा उन्हें भली भांति होता है और ऐसे में उनके कुछ फैसले हैं जिन्होंने उन्हें राजनीति का ग्रैंड मास्टर बना दिया। पीएम मोदी को सबसे ज्यादा चर्चित जिन फैसलों ने किया उनमें सबसे ऊपर है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का फैसला। स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। पीएम मोदी का सबसे जबरदस्त स्ट्रोक था पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक। नरेंद्र मोदी सरकार और सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर ये दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है। इसके साथ ही ये भी संदेश दे दिया कि कई फैसले, कड़े फैसले हम भी कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए ये बता दिया गया कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई में भी दुनिया के पेशेवर सेनाओं में से एक है। उरी आतंकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सोया हुआ था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। भारतीय कमांडोज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर चुके थे। इसके बाद पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाएं। मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाएं बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। एक के बाद एक योजनाओं से मोदी सरकार ने जनता का विश्वास जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जनधन योजनाओं की घोषणा की थी। इस योजना के तहत लगभग 31.25 करोड़ खाते खोले गए। देश की गरीब जनता भी गैस चूल्हे पर खाना बना सके, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ भी काफी लोगों को मिला। देश के हर शख्स को बेहतर जीवन जीने के लिए न जाने कितनी ही योजनाएं पीएम मोदी ने दी हैं। आज हर भ्रष्ट को मोदी से कष्ट है। हर भ्रष्ट को मोदी से कष्ट है और ऐसे लोग इस चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन में जुटे हैं। वो सुबह तय करते हैं, अगर तू 15 गाली देगा तो मैं मोदी को 16 गाली दूंगा। सवर्ण आरक्षण। सवर्ण आरक्षण की मांग देश में लगभग लंबे समय से चल रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने हाथ नहीं डाला। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी समय 2019 जनवरी में सवर्ण समुदाय को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला किया। इस सवर्ण आरक्षण विधेयक को दोनों सदनों में पास कराकर कानूनी अमली जामा पहना दिया गया।
सवर्ण जाति जो कि लगातार ये आरोप लगाती रही कि वो आरक्षण व्यवस्था में हुनरमंद और योग्य होने के बावजूद कई मौकों का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। अल्पसंख्यकों से संबंधित फैसले। नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई अहम फैसले लिए। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला 2018 में किया। सब्सिडी हटाने के निर्णय से केंद्र सरकार को 700 करोड़ रुपए की बचत हर साल होगी। ऐसे ही सरकार ने 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक के हज करने की इजाजत दी थी। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग काफी लंबे समय से उठती आई थी, लेकिन यह मसला हर बार टलता ही रहा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस फैसले को लिया, जिसे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल तक का अब तक का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस फैसले पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये निर्णय उन्होंने काफी सोच समझ कर लिया और आगे सरकार का कश्मीर को लेकर भी बड़ा प्लान है, ताकि घाटी में विकास को आगे बढ़ाया जा सके। भाइयों बहनों, एक भी भारतीय विकास से दूर रहे, ये भी भारत को मंजूर नहीं है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। साल 2020 पूरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। साल की शुरुआत ही एक ऐसी महामारी से हुई जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। हर देश के आगे एक चुनौती थी, वो थी अपने देश के लोगों को इस वायरस से सुरक्षित रखना। लेकिन ये साल भारत के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि पीएम मोदी ने पूरे देश को एक मंत्र दिया, वो था लोकल फॉर वोकल। और न सिर्फ उन्होंने देश की जनता को इस पर अमल करने के लिए कहा, बल्कि खुद भी इस पर अमल किया। साल 2020 जैसे कोरोना काल में भी मोदी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे कि देश की दशा ही बदल गई और देश विकास के एक नए पथ की ओर अग्रसर होते हुए आत्मनिर्भर हो गया, जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि विश्व को भी इस महामारी से निपटने के लिए नई दिशा दी। केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में कई बड़े और सख्त कदम उठाए। कुछ योजनाएं भी शुरू की हैं और कई नई घोषणाएं भी की हैं, जिनका बड़े पैमाने पर फायदा होने का दावा किया गया, जिसमें सबसे बड़ा फैसला रहा 2020 का लॉकडाउन। कोरोना काल में लगा लॉकडाउन। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति मोदी सरकार के लिए उनके कार्यकाल में ये एक साल की सबसे बड़ी चुनौती है। विश्व में कोरोना वायरस संकट जारी है, भारत में भी संकट का प्रकोप है। इस संकट के शुरुआत में ही भारत में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। लॉकडाउन का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया। इसका नतीजा है कि बाकी देशों की तुलना में भारत में कोरोना महामारी का कहर थोड़ा कम दिखता है। इसके बाद समय समय पर इसकी समीक्षा की गई और जरूरत के हिसाब से इसे बढ़ाया गया। सही समय पर पूरे देश को लॉकडाउन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर तरफ सराहना हुई। शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा लिए गए 3 फैसलों की वजह से आज भारत में कोरोना वायरस नियंत्रण में है। ये 3 फैसले हैं: समय पर देशव्यापी लॉकडाउन, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर पाबंदी और कोरोना टेस्टिंग के साथ साथ क्वारंटीन करने का निर्णय। जन जागरूकता के लिए मोदी सरकार ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट में कठोर और गंभीर निर्णय लिए, साथ ही साथ तकनीक का भी खूब इस्तेमाल किया। भारत चीन सीमा विवाद। पीएम मोदी ने चीन के साथ सीमा विवाद में चीन की किसी भी गलती को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि अपनी रणनीति के जरिए चीन को सीमा पर पीछे हटने को मजबूर किया। 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसा इसलिए हुई क्योंकि चीनी सैनिक एलएसी के पास कुछ निर्माण कार्य कर रहे थे और उन्होंने इसे रोकने से इनकार कर दिया। 15 जून को गलवान में हुई हिंसा में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई थी, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीन को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। चीन के सैनिकों के कब्र की तस्वीरें वायरल हुई। झड़प में करीब 50 सैनिक मारे गए थे, हालांकि चीन ने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई। वन नेशन वन राशन कार्ड। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को देखते हुए पीएम मोदी ने देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभार्थी पूरे देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर अनाज उठा सकेंगे, फिर भले ही उनका राशन कार्ड किसी भी राज्य या फिर जिले का बना हो। अभी राशन कार्ड के मामले में नियम यह है कि व्यक्ति का राशन कार्ड जिस जिले का बना हुआ है, उसी जिले की राशन की दुकानें उसे राशन दे सकती हैं। उस राशन कार्ड से किसी अन्य जिले में राशन नहीं लिया जा सकता। खाद्य मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2021 तक देश भर में इस योजना को लागू करना है। ये योजना कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। कोरोना संकट काल में देश के अंदर लॉकडाउन लगाकर महामारी से सावधानी का उपाय तो ढूंढ लिया गया, लेकिन आर्थिक संकट की समस्या देश के सामने मुंह बाएं खड़ी थी। लेकिन इससे निपटने के लिए मोदी सरकार ने मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान किया। मजदूरों, माइग्रेंट वर्कर्स, किसान, गरीब महिलाओं आदि की महामारी के दौर में मदद के लिए लाया गया ये पैकेज लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का था। पैकेज के तहत सैनिटाइजेशन वर्क्स, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ आदि कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख रुपए के प्रति व्यक्ति का इंश्योरेंस कवर, राशन कार्ड धारकों को अनाज के मौजूदा कोटे के अतिरिक्त कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त किया जाना आदि ऐलान किए गए। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों, गरीब बुजुर्ग, गरीब विधवा, गरीब दिव्यांग, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, जनधन अकाउंट धारक महिलाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों, उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन धारक 8 करोड़ 30 लाख परिवार जो कि बीपीएल थे, उनको भी राहत दी गई। ये वो तमाम बड़े फैसले थे जिसने नरेंद्र मोदी को देश का बड़ा नेता साबित कर दिया, जिसने आपदा के वक्त भी देश के विकास को रुकने नहीं दिया। और शायद यही वजह थी कि कोरोना काल में विपक्ष के प्रहार के बावजूद बिहार में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा गया, जिसमें एनडीए को जीत हासिल हुई। देश की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कई फैसले लिए जो चर्चा का विषय रहे। एक नेता में आत्मविश्वास के साथ आशावादी दृष्टिकोण भी होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे नेता को पता होता है कि उसने जो योजनाएं बनाई हैं वो देश के लिए कारगर सिद्ध होंगी। और इन सभी खूबियों के धनी है राजनीति के ग्रैंड मास्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।